अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का भाग 7 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। इससे पहले हमने देखा है कि उत्पादकता के आधार पे हम तीनों सेक्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि हमें जॉब में ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड या संगठित और असंगठित रूप से जो है क्यों विभाजन करना पड़ता है, और कौन से सेक्टर जो होते हैं वो संगठित होते हैं और किन सेक्टर को असंगठित कहा जा सकता है। इन सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगी जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी है, और दो व्यक्ति के उदाहरण के द्वारा जो है संगठित और असंगठित सेक्टर्स को या क्षेत्र को समझने का हम प्रयास करेंगे। पहली आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जो पहला एग्जांपल है उसमें एक कांता है, और कांता जो है वो एक लेडी है और वो एक कार्यालय में जॉब करती है। वो 9 to 5 की अपनी ड्यूटी करती है, और उसको जो है उस ड्यूटी के तहत उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल अलाउंस मिलता है, जो चिकित्सा भत्ता वगैरह है ये सब मिलता है, और उसको संडे को उसको छुट्टी मिलती है, संडे उसकी पेड हॉलीडे होता है। और उसको एक जब वो ये स्टार्ट की थी जॉब, तब उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें कि मतलब जॉब संबंधी जो रूल्स रिस्ट्रिक्शंस वगैरह होते हैं, जो शर्तें वगैरह होती है, नियम वगैरह, वो उसमें लिखे गए थे। तो इस तरीके से आप देखिए कांता का एक उदाहरण देखें, और कांता ही के पड़ोस में रहने वाला एक कमलेश है, उसके उदाहरण को भी हम देखते हैं। कमलेश जो है वह कांता का पड़ोसी है, और वो एक जो दुकान है, मतलब एक ग्रोसरी की शॉप है, तो एक किराने की दुकान में दैनिक मजदूरी का कार्य करता है। और वो सुबह 7 बजे से काम करता है, रात को 8 बजे तक काम करता है, पर उसे किसी भी प्रकार का कोई अलाउंसेस नहीं मिलता है, कोई भत्ता नहीं मिलता है, उसे कोई मेडिकल अलाउंस या फैसिलिटी नहीं है, उसे कोई प्रोविडेंट फंड नहीं मिलता है, और ना उसके पास कोई पेड हॉलीडे है। अगर वो नहीं आता है तो उसकी सैलरी जो है वो काट ली जाती है, और उसकी जो मालिक है उस पर निर्भर करता है कि वह जब चाहे उसे निकाल सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह भी नहीं होता है। तो आपने दो उदाहरण को देखा, एक कांता का उदाहरण है और दूसरी तरफ एक कमलेश का उदाहरण है। कांता के उदाहरण को हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जो है ये जो सेक्टर में काम कर रही है उसे हम ऑर्गेनाइज्ड या संगठित क्षेत्र के अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि उसमें एक रूल रिस्ट्रिक्शन को फॉलो कर रहा है, गवर्नमेंट के तहत जो होता है वो रजिस्टर्ड है, और एक रूल रिस्ट्रिक्शन, एक रूल्स के अंतर्गत, एक कानून, एक नियम के तहत जो है वो चल रहे होते हैं। दूसरी ओर आपने कमलेश को देखा था, कमलेश का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जिस प्रकार से वो काम कर रहा है, उसे हम असंगठित सेक्टर या असंगठित क्षेत्र में शामिल करेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी रूल्स नहीं है, कोई रूल्स फॉलो नहीं हो रहा है, और वो असंगठित रूप से बिखरा हुआ है। तो चलिए बच्चों, मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर अभी नहीं समझ आए तो आज हमें और उससे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। संगठित क्षेत्र या जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्यसीन आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। मतलब आपको एक नियमित टाइम पीरियड होता है कि आपको इस समय से इस समय तक जॉब करनी है, आपको आना है, और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, उनके पास एक निश्चित काम होता है कि उन्हें अपना ये काम करना है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा जो होता है रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट को पता रहता है कि ये कौन कौन से सेक्टर हैं जो कि काम कर रहे हैं, और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। मतलब उन्हें जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रिस्ट्रिक्शंस है उसको उन्हें मानना होता है। मतलब ये ऑर्गेनाइज तरीके से, एक संगठित तरीके से कार्य कर रहे हैं, जैसा कि हमने कमला को देखा था। अब हम बात करेंगे इन नियमों एवं विनियमों के अनेक विधियों, जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया, और इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं एवं कार्यविधि है। क्योंकि इसकी अपने कुछ औपचारिकताएं होती है, एक निश्चित कार्यविधि होती है, एक रूल रिस्ट्रिक्शंस होता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये रजिस्टर्ड होते हैं, यहाँ लोग जो काम करने वाले होते हैं वो भी रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरीके से एक नियम के तहत जो है, एक नियम और विनियम जो है, विधियों का ये पालन करते हैं, और इन्हें
मतलब सारी चीजें जो है मिलती है, इन्हें पेड सैलरी प्राप्त होती है, इन्हें प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुटी मिलती है, मतलब सारी चीजें इनको प्राप्त होती हैं। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं, बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी के यहाँ जॉब नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद का कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो स्वतः काम करते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं। तो अगर वो कोई जॉब अगर नहीं करते हैं और अगर कोई बिजनेस भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, तो भी जो है वो गवर्नमेंट से परमिशन लेते हैं और अपने काम को गवर्नमेंट के समक्ष जो होता है रजिस्टर्ड जो होता है वो करवाते हैं, और उनके नियम और विनियमों का जो होता है रूल और इंस्ट्रक्शन का वो फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। अब इन्हें जो भी रोजगार जो सुरक्षा के तहत जो भी बेनिफिट्स वगैरह होता है, जो सिक्योरिटी होती है, वो इनको प्रदान की जाती है, और उनसे एक निश्चित समय तक ही काम कराने की आशा की जाती है। मतलब उनसे एक निश्चित काम कराया जाता है कि कुछ आप देखते हैं किसी ऑफिस में 7 घंटे को काम होता है, किसी ऑफिस में 6 घंटे काम होता है, तो उनको एक निश्चित टाइम में ही काम दिया जाता है कि इतना ही आपका वर्किंग आवर है और इसी में आपको आके कार्य करना है। और यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन भी देता है। तो ऐसे अगर वर्कर या कर्मचारी जो होते हैं, जो अगर इससे ज्यादा काम करते हैं, तो उनको आप जानते हो ओटी या ओवर टाइम दिया जाता है, तो एक्स्ट्रा जो है उनको वेतन पैसा जो है दिया जाता है अगर वो रुकते हैं अपने टाइम से ज्यादा। मान लीजिए कि अगर किसी का टाइम है कि वो 7 बजे से 3 बजे या 4 बजे तक कार्य करता है, लेकिन अगर उसको 6 बजे तक रोका जाता है तो उसके लिए वो 2 या 3 घंटे का उन्हें ओवर टाइम दिया जाता है। अब वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ तो है, इसके अलावा भी जो वहाँ के मालिक होते हैं उनसे ये वर्कर जो है वो और भी लाभ प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हुए लाभ क्या है। उनको पेड हॉलिडे होता है, सवेतन छुट्टी प्राप्त होती है, अवकाश काल में उनको भुगतान मिलता है, भविष्य निधि उनका प्रोविडेंट फंड होता है, सेवानुदान होता है, उनकी ग्रेजुटी वगैरह भी होती हैं, और जब रिटायरमेंट होते हैं तो उनको पूरा एक पैसा प्राप्त होता है। तो ये सारी चीजें भी उनको अतिरिक्त लाभ के रूप में प्राप्त होती है। वे चिकित्साई लाभ पाने के हकदार होते हैं, उन्हें मेडिकल अलाउंसेस वगैरह भत्ता भी प्राप्त होता है, और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को निश्चित करना होता है। इसके साथ साथ जो कारखाना के जो फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं उन्हें ये भी देखना पड़ता है कि उन्हें शुद्ध पेयजल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो सबके लिए समान है और एक जैसा और सिक्योर्ड है। इन सभी बातों को ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है। और जब वे रिटायर होते हैं, जब वे सेवानिवृत्त होते हैं, तो उन्हें पेंशन भी प्राप्त होती है ताकि उनका आगे की जो लाइफ है अच्छे से चल सके। तो ये सारी सुविधाएं किस में प्राप्त हो रही है? एक संगठित क्षेत्र में, सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को, जो कि एक पूरी तरह से संगठित। तो जब वे सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब जब उन्हें पेंशन भी प्राप्त होती है जब वो रिटायर हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम किस में देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, जो संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। अब इसके विपरीत हम बात करते हैं जहाँ पे कमलेश जहाँ पे नौकरी करता था, जिस प्रकार से जो असंगठित क्षेत्र था, उनकी बात करते हैं। इसके विपरीत असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों, जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण के बाहर होती है, से निर्मित होता है, और इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता है। इसके विपरीत क्या होते हैं? असंगठित क्षेत्र होते हैं। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां होती है, जैसे कि आपने देखा कि कमलेश जिस दुकान में काम कर रहा था, जो ग्रोसरी की किराने की दुकान में काम कर रहा था, उस तरीके के जो काम होते हैं उसे हम असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत रख सकते हैं। और ये वो क्षेत्र होते हैं, वो सेक्टर होते हैं जिस पर सरकारी नियंत्रण से ये बाहर होते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि इन सेक्टर्स के लिए कोई नियम या रूल रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाए गए। रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन उनका इन सेक्टर्स के द्वारा जो है पालन नहीं किया जाता है। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। तो वे कम वेतन उनको दिया जाता है, मतलब ऐसे सेक्टर में काम करने वाले लोग बहुत कम वेतन पाते हैं, और उन्हें जो होता है और ये भी होता है कि कभी कभी जो होता है उन्हें रेगुलर भी नहीं है कि उन्हें नियमित रूप से ही उनको सैलरी मिल रही है, उन्हें अनियमित रूप से सैलरी भी मिलती है, कभी मिली कभी नहीं भी मिली। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं होता है, तो ना तो उनको जॉब की कोई सिक्योरिटी होती है, और ना तो उनको कोई पेड हॉलिडे प्राप्त होता है, ना तो उनको कोई अलाउंसेस मिलता है, ना प्रोविडेंट फंड होता है। तो इस प्रकार से कोई भी सुविधाएं जो कि संगठित क्षेत्र में प्राप्त होती है वो यहाँ पे प्राप्त नहीं होती हैं।
श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है, मतलब विदाउट एनी रीजन भी उनको काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसम में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो कि मौसम पे डिपेंड करते हैं और हर मौसम में वो कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो जब वो काम नहीं होता है, जब उन कार्य करने का वो जो मौसम नहीं होता है, तो उन लोगों को काम से हटा दिया जाता है, उन लोग काम से छुट्टी दे दी जाती है। और बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर भी निर्भर करते हैं। जो मालिक होता है उनकी पसंद पर भी है, उनकी नाराजगी और पसंद पर भी जो है ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति जो है वहाँ कार्य कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं भी किराने की दुकान में आस पड़ोस में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो मालिक होगा और वहाँ पे एक उनका वर्कर होगा जो कि सामान को आपको देता होगा। तो अगर मान लीजिए कभी वो देर से आता है या कुछ भी, अगर मालिक का मूड कभी अच्छा नहीं है तो ये भी हो सकता है कि वो उसको जॉब से निकाल दे या फिर उसका वेतन कम कर दे। तो ये सारी चीजें कभी कभी क्या होती है, जो मालिक होता है उसकी पसंद पर भी निर्भर करती है। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कार्यों जैसे सड़क पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वनियोजित होते हैं, मतलब छोटे छोटे कार्यों में लग जाते हैं। जैसे हमने देखा स्ट्रीट या सड़कों के किनारे बहुत सारे लोग जो है विक्रय करते हैं अपनी वस्तुओं का या खाने पीने की चीजों वगैरह का भी। इसके बाद रिपेयरिंग कार्य में, मरम्मत कार्य में भी लोग जो है वो लगे हुए रहते हैं। इसी प्रकार से किसान अपने खेतों में काम करते हैं या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लेबर होते हैं जो कि खेत में जाके मजदूरी करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिक को लगाते हैं। तो ये सारे लोग जो है इसी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या समझा? तो आज हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से अलग द्वितीय जो तीनों सेक्टर्स होते हैं उन सेक्टर्स को आज हमने अलग तरीके से वर्गीकृत किया और ये वर्गीकरण किस प्रकार का संगठित और असंगठित तरीके से, कौन से ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम संगठित कह सकते हैं, इसे आज हमने समझा, और कौन से ऐसे सेक्टर है जिन्हें असंगठित कह सकते हैं, इसे भी आज हमने समझने का प्रयास किया।